ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के थर्ड लेक्चर में आज आर्गेंड प्लेन समझने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग आर्गेंड प्लेन को देखें तो ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। जैसा कि पहले ही मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि ये यहाँ पर हम अपने नंबर्स को एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो x वाला पार्ट है वो रियल है और y वाला जो पार्ट है उसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ये सारी बातें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें जो हमारा प्लेन है उसमें जैसे कि हमारा रियल नंबर के केस में जो कार्टेशियन प्लेन होती है उसमें 0 0 डिफाइंड होता है, इसमें भी 0 0 डिफाइंड है और 0 0 जो है वो रियल नंबर ही है, बिकॉज 0 + 0 i इज़ 0, तो वो सेम ही है ओरिजिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आयोटा वाले नंबर है वो इमेजिनरी एक्सिस पे आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो 2 + 3 आयोटा, तो 2 वाला तो एक्स एक्सिस पे आएगा और 3 आयोटा यहाँ, जैसे 1 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा, यानी 2,3 यहाँ कहीं पर। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ वैसे ही जैसे हम लोग AI + BJ ऐसे कहाँ करते हैं वेक्टर में, तो A इधर और B इधर, तो यहाँ पे I बस इधर नहीं है और J जो है वो I की तरह काम कर रहा है और वो इधर है, लेकिन यहाँ I लिखते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये है, आप कोई भी नंबर होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने ऑलरेडी कार्टेशियन में कर रखा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ नंबर रिप्रेजेंट करने, बस आपको I का ध्यान नहीं देना है। जैसे मान लीजिए आपको करना है -2 - 3i, तो आप x में -2 जाइए और y में -3i, फिर ये पॉइंट यहाँ कहीं पर हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये हमारा आर्गेंड प्लेन होता है। आर्गेंड प्लेन यानी वो प्लेन है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक x प्लस आयोटा y है और ये जो है ये मॉड z है, मॉडुलस, बिकॉज ये x² + y² का अंडर रूट है, मॉड z कल पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ पर ये देखिए y है, y कोऑर्डिनेट यानी i जिसे बोल रहे हैं, और ये x है, रियल पार्ट ऑफ x है और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ x है। तो यहाँ पर आज हम लोग एंगल्स के बारे में समझने जा रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं आखिर। ये जो एंगल देख रहे हैं पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल बना रहा है उसको या तो हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। उसको लिखा कैसे जाता है, देखिए आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z, बिकॉज ये तो थीटा है, ये तो कोई रियल नंबर ही है, तो ये हमारे हमेशा जो आर्गुमेंट z या एम्पलीट्यूड z आता है ये रियल आता है। तो एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विथ x एक्सिस, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो और अब आप देखिए कि एंगल कैसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे बनाया जा सकता है 2nπ + थीटा, कई सारी वैल्यूज एक ही एंगल की आ सकती है। देखिए आप 2π से गुण के आएंगे तब भी आएगा ये एंगल। ठीक है, आप ऐसे भी जाके एंगल ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विथ x एक्सिस, तो आर्गुमेंट z इस तरीके से लिखा जाता है 2nπ + थीटा, यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज एंगल की हो सकती है जब आर्गुमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन एक और वैल्यू, क्योंकि एक ही अगर हम इसको यूनिक वैल्यू देना चाहते हैं तब हम लोग इसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो जो आर्गुमेंट ऑफ z है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में जब बात करते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू -π से π, यहाँ देखिए ओपन इंटरवल है, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमारा नंबर पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में होता है तब हम 0 से लेके π तक उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर -π से बात करें तो यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जो यहाँ पर नंबर होता है यानी कि हमारे नेगेटिव x एक्सिस पे जो नंबर होता है उसके लिए -π नहीं यूज़ करते। अब देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो उसके लिए हम लोग क्लोज्ड इंटरवल π लिखे हुए हैं, यानी इसका भी एक ही है, माइनस नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या होगा +π यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो बात समझ गए? प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, जब हम लोग किसी भी एक यूनिक वैल्यू से, थीटा की एक यूनिक वैल्यू से अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के एंगल को रिप्रेजेंट करें तो उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। अगर मान लीजिए जैसे कि आप ऐसा नहीं डायरेक्ट बोल सकते कि थीटा = tan 1 y/x। क्यों हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते थीटा = tan 1 y/x? बिकॉज अगर हम लोग थीटा = tan 1 y/x करेंगे तो आप जानते हैं कि tan 1 जो है वो -π/2 से π/2 तक ही डिफाइंड है,
जबकि ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, -π से π तक डिफाइंड है। तो इसका मतलब हम लोगों को अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग वैल्यू को लेना होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, तब तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, जैसे कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x, थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y/x, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x, बिकॉज वो 0 से π/2 में लाई कर रहा है, तो बिल्कुल tan इनवर्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा हमारा नंबर, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तब हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज तब हमारा जो tan इनवर्स है वो काम नहीं करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से ज़्यादा पे नहीं, तो उसके लिए हमें एंगल को अलग तरीके से निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्यूट एंगल निकालेंगे। जैसे यहाँ का एंगल पता कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ वाला एंगल, जैसे ये एंगल मान लीजिए यहाँ पर कहीं है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने ये मान लीजिए अल्फा पता कर लिया, यानी एक्यूट, और फिर हमें ये वैल्यू देना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो क्या लिखेंगे उसे, पाई माइनस अल्फा। 0 से π/2 तो बता ही सकते हैं हम लोग tan इनवर्स y/x, लेकिन यहाँ मॉड लगा देंगे हम लोग, जिससे कि एक्यूट वैल्यू आए, तो वो हम लोगों ने यहाँ कर दिया। तो tan इनवर्स देखिए मॉड ऑफ y/x पॉजिटिव वैल्यू ला के ये पाई माइनस अल्फा निकाल रहे हैं, ठीक है, ये अल्फा क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वैल्यू इधर ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बात। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, जब होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तब भी आप एक्यूट वैल्यू लीजिए, और फिर आप देखिए इधर से वैल्यू लेंगे, तो फिर -π पूरा यहाँ तक है, मान लीजिए आपने यहाँ तक लिया, ठीक है, ये लिया, और ये अल्फा है आपका, तो आपको ये वैल्यू बतानी है। तो ये वैल्यू के लिए आप देखिए ये पूरा क्या है, -π, तो -π में आप प्लस अल्फा करिए, -π में जब प्लस अल्फा करेंगे तब आपको ये वाला एंगल मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए माइनस ये प्लस अल्फा हो गया यहाँ पर tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x, और इसमें से पाई हम लोगों ने माइनस कर दिया, तब हमें ये वैल्यू मिल रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इसे समझ लेना है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप जब समझ लेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए आप माइनस tan इनवर्स y/x होगा, फोर्थ तो इजी है, एक्यूट एंगल लो माइनस लगा दो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y/x। और यहाँ पे दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आर्गुमेंट ऑफ रियल नंबर लेना है तो रियल नंबर कहाँ लाई करेगा, तो रियल एक्सिस पे ही लाई करेगा, तो उसका या तो इधर साइड लाई करेगा या इधर लाई करेगा, तो इधर तो एंगल 0 होगा, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो क्या होगा 0, लेकिन अगर निगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो क्या होगा, फिर पाई होगा, ठीक है। तो 0 और पाई दो वैल्यू ले सकता है आर्गुमेंट ऑफ अ रियल नंबर, डिपेंडिंग ऑन कि वो पॉजिटिव रियल नंबर है कि नेगेटिव रियल नंबर है। अब देखिए आर्गुमेंट ऑफ अ इमेजिनरी नंबर, अगर प्लस आयोटा फॉर्म में हुआ वो तब तो +π/2, अगर नीचे इधर निगेटिव y एक्सिस में हुआ तो -π/2। तो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा है, अब हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यूज को निकालेंगे कुछ प्रॉब्लम्स में। अब यहाँ पर हम लोग कुछ प्रिंसिपल आर्गुमेंट के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राइट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 + iota -7 iota 3 iota 4 -2 iota। तो अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट का देखें 1 + iota, तो आपको क्या देखना होगा कि किस क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट देखेंगे तो 1/1, तो पहले का आंसर आ गया π/4, ठीक है। क्या बोला गया था, tan इनवर्स ऑफ y/x। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ y/x, तो 1/1 यानी कि tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, π/4। अब देखिए तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि किस क्वाड्रेंट में है, तो दो x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए आप, तो हम लोगों ने क्या कहा था, आप ये वाला एंगल पहले पता कर लीजिए, फिर -π + थीटा, ठीक है, -π + थीटा। तो सबसे पहले आप इसका निकालिए, तो ये अगर मॉड लेंगे इसका तो tan इनवर्स y/x पॉजिटिव करके तो 1/7, और इसमें क्या ऐड कर देंगे, -π, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का है, ये थर्ड पार्ट था,
और ये फर्स्ट पार्ट कैंसिल। ठीक है, सेकेंड पार्ट का देखिए 3i कहाँ होगा, 1i 2i 3i यहाँ पर, तो कितना एंगल बना रहा है π/2, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2। अब फोर्थ का देख लेते हैं हम लोग। अब फोर्थ का अगर हम लोग देखेंगे तो है 4 - 2i यानी 4 और 2i यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या बोला गया है, आप इसका एक्यूट एंगल लीजिए यानी कि tan इनवर्स mod ऑफ y/x लिखिए, उसके आगे क्या लगा दीजिए माइनस, तो माइनस tan इनवर्स और 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन कैसे हो गया, यानी कि सबसे पहले क्वाड्रेंट पता करना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan इनवर्स y/x, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में तो क्या करेंगे पाई माइनस थीटा, थीटा पता कर लीजिए tan इनवर्स mod ऑफ y/x निकाल के, और फिर पाई से उसको माइनस करके लिख दीजिए। अगर थर्ड में तो माइनस पाई प्लस थीटा कर दीजिए। ठीक है, और फोर्थ में तो माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ mod ऑफ y/x कर दीजिए। अब हम लोगों को यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, एक एक करके करते हैं इसको। तो ये हम लोग बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सीख रहे हैं कि इन्हीं सब चीज़ों की हमें हेल्प मिलेगी जब हम लोग टफ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा, मान लीजिए हमारा z है और ये थीटा है। अब देखिए आर्गुमेंट ऑफ z बार, तो z बार क्या होता है, जैसे ये x y है तो उसमें x माइनस वाई, तो मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि जो कॉन्जुगेट होता है वो रियल एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होता है। तो अब देखिए किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ क्या बोला गया है माइनस लगा देते हैं हम लोग थीटा पे। तो पहले थीटा था तो अब क्या हो जाएगा माइनस थीटा, ये देखिए इधर थीटा, तो जब इधर हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड मतलब एक्स वाई है, तो माइनस जेड करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये पॉइंट हो गया माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, तो ये तो थीटा ही होगा बिकॉज tan इनवर्स y/x वाई है जो इधर थीटा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि क्या हो जाता है माइनस पाई प्लस थीटा करते हैं हम लोग इसमें। अब देखिए माइनस ऑफ जेड बार, ये जेड बार इसका माइनस करेंगे तो इधर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट पहुंच गया। अब यहाँ पर भी जब आप इसको करेंगे तो ये तो थीटा ही आएगा, लेकिन अब की बार क्या होगा पाई माइनस थीटा, ये माइनस जेड बार है, क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि एंगल कहाँ से लेना है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये वाला, तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं। ठीक है, क्लियर है, समझ गए आप। अब देखिए आर्गुमेंट ऑफ मॉड ऑफ जेड। अब मॉड ऑफ जेड क्या होता है, एक रियल नंबर है, मॉड ऑफ जेड रियल नंबर, बिकॉज मॉडुलस निकालेंगे तो रियल नंबर आएगा। आर्गुमेंट ऑफ रियल नंबर, अब ये क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ अ रियल नंबर क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ अ रियल नंबर जो है 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। ठीक, अब आर्गुमेंट ऑफ जेड, अच्छा ये मॉड जेड है, मॉडुलस है, तो क्या है पॉजिटिव ही होगा केवल, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ अ जेड, अब आर्गुमेंट ऑफ अ जेड कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, माइनस पाई से पाई। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव रियल नंबर आएगा तब तो 0 आएगा इसका वैल्यू, और अगर निगेटिव रियल नंबर आए तो क्या आएगा इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू पाई आने वाली है, तो ये दो आंसर आ जाएंगे। तो ये डिस्क्रीट है इसलिए मैंने ये सेट लगा दिया। क्लियर है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई का तो π/4 आएगा, तो यानी अब लिखेंगे हम लोग आर्गुमेंट ऑफ π/4। अब π/4 तो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट 0 होता है, तो आर्गुमेंट ऑफ 0, तो आर्गुमेंट ऑफ 0 नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है। ठीक है, 0 0 वो तो 0 पॉइंट है, वहाँ कोई एंगल नहीं बनता, तो नॉट अप्लीकेबल हो गया। अब आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आई, अब देखिए पहले इसको बना लीजिए, 1 माइनस आई यानी 1 है, ये माइनस आई यानी ये पॉइंट, ये कितना एंगल हो जाएगा -π/4, तो आर्गुमेंट ऑफ -π/4 क्या होगा, निगेटिव नंबर है तो क्या आंसर आएगा पाई, तो इसकी वैल्यू आ गई पाई। अब इसको फिर आर्गुमेंट पाई को अंदर पहुंचाओ,
पहले मैंने ये किया तो -π/4 है, फिर इसका जब आर्गुमेंट लिया तो वो, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर इसलिए पाई आ गया। अब पाई एक पॉजिटिव नंबर है तो आर्गुमेंट ऑफ पाई क्या होगा, 0, तो इसका आंसर 0 हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है आर्गुमेंट ऑफ 2z क्या होगा। अब z का अगर थीटा है तो 2z का भी थीटा ही होगा। अगर मान लीजिए आपने ऐसा एंगल बनाया और 30 डिग्री है तो और बढ़ाने से क्या 30 डिग्री एंगल चेंज हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं चेंज होगा, तो इसका भी थीटा होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत इजी प्रॉब्लम्स थे, लेकिन इनसे ही हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होने जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं पोलर फॉर्म। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म को देखने जा रहे हैं। पोलर फॉर्म का मतलब होता है r, थीटा, यानी मॉडुलस और आर्गुमेंट के टर्म्स में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाए तो उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर आप ये ट्राइंगल बनाएंगे y और x का, तो आप जानते हैं कि x को लिखा जा सकता है r cos थीटा और y को लिखा जा सकता है r sin थीटा, या आपने फिजिक्स में भी देखा होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, r cos थीटा, y की वैल्यू हो जाती है r sin थीटा। तो x प्लस आयोटा y को क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो r कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो यहाँ से जो z है वो लिखा जा सकता है r टाइम्स सिस थीटा, इसका शॉर्ट फॉर्म है। c से cos को c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और sin को s से। तो z की वैल्यू क्या लिख ली हम लोगों ने, r टाइम्स सिस थीटा, और r क्या है देखो, मॉड ऑफ z, वैसे भी लिख सकते हैं z इक्वल टू मॉड ऑफ z सिस थीटा। और यहाँ पर थीटा क्योंकि आर्गुमेंट है, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि थीटा को 12 पाई प्लस थीटा, क्योंकि एक इंडिविजुअल वैल्यू तो नहीं ले सकते, ये तो रोटेट कर सकते 2 पाई के मल्टीपल्स में। तो ये जनरल हो गया फॉर्म, पोलर फॉर्म लिखने का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल पोलर फॉर्म अगर लिखना हो तो r सिस थीटा है ही है। अगर थीटा को प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना हम लोगों ने सीखा है, अगर वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहाँ पे रख दिया जाए तो फिर इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पोलर फॉर्म। अब प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, जैसे सिस a इंटू सिस b, यानी cos a प्लस आयोटा साइन a इंटू कॉस b प्लस आयोटा साइन b, तो वो हो जाता है सिस a प्लस b। ठीक है, तो ये मैंने अपने इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर था उसमें करके दिखाया था आपको। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो cos a प्लस आयोटा साइन a इंटू cos a cos b, ये वाला b है ना, b प्लस आयोटा साइन b। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए तो जो cos वाला पार्ट है, आपने देखा जो cos वाला पार्ट है वो रियल पार्ट है, तो वो कैसे आएगा, cos a cos b, और फिर आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a यानी सी ए सी बी माइनस साइन ए एस लिख देता हूँ, साइन ए साइन बी, और प्लस जब आयोटा वाला पार्ट आएगा तो क्या आएगा, देखिए साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये वाला इसके साथ प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए आप फॉर्मूले के हिसाब से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी होता है और साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखिए आ गया ना, तो यानी कि आर्गुमेंट ऐड हो जाते हैं। क्या देखा आपने, आर्गुमेंट ऐड हो जाते हैं, और एंगल अगर ऐड हो रहा है तो मैंने बोला क्या था कि रोटेट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और यही जो है प्रॉपर्टी जो मेजर चीज है जिसको हम पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इसी तरीके से n हो जाए तो ये सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, a1 प्लस a2 प्लस an तक हो जाएगा। और अगर डिवाइड में जैसे सिस a अपॉन सिस b है डिवाइड में, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर सिस a सिस b है, यानी अगर एंगल यानी कि अगर प्लस ए बी यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाता है। अगर डिवाइड कर रहे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को तो इसका मतलब एंगल घट रहा है, यानी बी से वो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो माइनस हो जाता है एंगल डिवाइड करने। तो डिवाइड का मतलब है कि क्लॉकवाइज रोटेशन, और मल्टीप्लाई का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब डी मोवियस थ्योरम अगर हम लोग देखें तो सिस थीटा की पावर n
इसका मतलब सिस थीटा सिस थीटा सिस थीटा कितने बार, n बार लिखा गया है। तो ये सब एंगल ऐड हो जाएंगे ना, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कितने बार लिखेंगे हम लोग, n। तो क्या आ जाएगा, सिस n थीटा इज इक्वल टू सिस n थीटा। यहाँ पे ध्यान रखिए कि n जो है ये इंटीजर के लिए है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए। तो ये है डी मोवियर्स थ्योरम। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे, इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स पोलर फॉर्म की। हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। राइट द प्रिंसिपल पोलर फॉर्म ऑफ 2 + 3 आयोटा माइनस 7 प्लस √3 आयोटा माइनस 1 माइनस √3 आयोटा। तो अगर हम लोग इसको देखें 2 + 3i, तो जब हम लोगों को प्रिंसिपल पोलर फॉर्म में लिखना है तो r सिस थीटा के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो r पहले निकालेंगे हम लोग, तो 9 + 4 √13। तो r इसका क्या आ गया, √13। तो सिस, और ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3/2। तो ये इसका आंसर हो गया, tan इनवर्स 3/2। tan इनवर्स, ठीक है, समझ में आया। r सिस थीटा, थीटा प्रिंसिपल पोलर फॉर्म है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होना चाहिए। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना सिखाया गया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप डायरेक्ट tan इनवर्स y/x रख सकते हैं। और ये इसका 9 + 4 √13, ठीक है। तो √13 सिस tan इनवर्स 3/2। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। अगर इसको हम लोग देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 + 3, इसका भी स्क्वायर x² + y² का अंडर रूट होता है। तो 49 + 3 √52। तो ये हो जाएगा √52 और ये हो गया सिस। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अभी किस क्वाड्रेंट में, -7 और ये यहाँ, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो क्या हम लोगों ने बताया था कि पाई माइनस थीटा करना है। तो पाई माइनस tan इनवर्स, और ये जो है इसको हमें पॉजिटिव ही रखना है। तो tan इनवर्स √3/7। तो ये हो गया सेकेंड का आंसर, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। अब यहाँ हम लोग थर्ड का आंसर देखते हैं। थर्ड का आंसर देखिए, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये इसका, वैसे तो इसका 2 हो जाएगा, 3 + 1 √2। अब सिस लिख लें। अब इसका एंगल पता करते हैं। अब इसको आप देखिए, यहाँ से कितना एंगल है, ये √3 है, इसको पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाए √3, तो कितना एंगल है 60 डिग्री। यहाँ से उल्टा चल रहा है तो क्या है -120, यानी -2π/3। तो यहाँ से हो गया tan इनवर्स क्या लिखेंगे, -2π/3, ठीक है। इसका तो एंगल ही आ रहा है। तो 2 सिस -2π/3, ये थर्ड का आंसर आ गया। क्लियर है। तो कुछ नहीं करना, तो कुछ एक्स्ट्रा यहाँ नहीं करना है, आपको मॉडुलस निकालना है और थीटा जैसे हम लोगों ने सीखा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं उसको करना है। अब यहाँ पे राइट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, केवल देखिए इस बार मॉडुलस नहीं पूछ रहे हैं, केवल आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले इसे हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 × 2 = 6 और आयोटा आयोटा 5 हो जाएगा। 3 × आयोटा + 2 × आयोटा 5 + 5 आयोटा। तो 5 यहाँ से कॉमन ले लो, तो 1 + आयोटा हो गया। तो क्या हो गया π/4। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट पहले पार्ट का π/4। क्लियर है। तो पहले क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसका देख लो कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है। और इसको अगर लिखना हो तो 5 सिस π/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका भी लेंगे तो 5 √2 सिस π/4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केवल प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा है तो वो π/4 है। अब इसको देखते हैं, ये है 1 + आयोटा π/4। तो इसको यहाँ पे हम लोग डी मोवियस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो √2 की पावर 5 हो जाएगा ये, और ये सिस n थीटा होता है, और ये क्या है π/4। तो ये सिस π/4 है। अब आप देखिए कि 5 π/4 जो है वो क्या है, वो पाई से
क्या है, बड़ा है ना। देखिए ये पाई से क्या है, बड़ा है, तो यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसको निकालने के लिए मतलब अगर यहाँ से देखें हम लोग तो ये एंगल कुछ यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। अब हमें ये पता करना है, तो अब क्या करेंगे, 2 पाई में से इसको घटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे इसे, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा 8 में से कर दें इसको माइनस, तो कितना आ रहा है 3 पाई बाई 4। वो कैसे लिखेंगे, -3 पाई बाई 4, क्योंकि इधर से मेजर करना है, ठीक है। तो -3 पाई बाई 4 हो जाएगी, तो सिस -3 पाई बाई 4। समझ गए आप। देखिए यहाँ पर ये क्या था, पहले तो पाई बाई 4 था, फिर डी मोवियस थ्योरम के हिसाब से cos एक्सिस n थीटा हो जाता है, तो 5 पाई बाई 4। अब 5 पाई बाई 4 कहाँ लाई करता है, 5 पाई बाई 4। अब देखिए 5 पाई बाई 4 कुछ 180 से ज़्यादा है, चाहे तो आप एग्जैक्टली 5 × 45 कर लें, 45 4 180 प्लस 45, ठीक है, 5 8 4 12 225 डिग्री है ना, 225 डिग्री। तो अगर इसको 360 से माइनस करेंगे ये मिलेगा, इसमें माइनस लगा दिया था। क्लियर है, अगर रेडियल में नहीं समझ में आ रहा था तो सिर्फ -3 पाई बाई 4। तो इसका आर्गुमेंट की अगर बात करें तो क्या आएगा, -3 पाई बाई 4। क्लियर। अब इसको देखिए करते हैं, इसको करने में भी हम लोग मॉडुलस भूल जाएंगे और बिना मॉडुलस के इसको करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जब हम लोग इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लिख रहे हैं तो ध्यान देना है कि -पाई ओपन इंटरवल से क्लोज्ड इंटरवल पाई के बीच में ही हमारा आर्गुमेंट लाई करना चाहिए, उसको देखते रहना है। अगर वो कभी चला गया तो फिर अपना एंगल उसी इंटरवल के बीच में ही लिखना है। क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 1 + आयोटा के स्क्वायर इंटू 1 - 3 आयोटा की पावर 5। तो यहाँ पे भी डी मोवियस थ्योरम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 + आयोटा का क्या होगा, पाई बाई 4 और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आर्गुमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स पाई बाई 4, तो वो हो जाएगा आर्गुमेंट पाई बाई 2। अब अगर हम लोग इसका देखें तो ये कहाँ लाई कर रहा है, देखिए इसमें y निगेटिव है और x पॉजिटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये -पाई बाई 3 हो जाएगा और ये बन गया -5 पाई बाई 3। कितना हो गया ये आर्गुमेंट, -5 पाई बाई 3। अब फिर से देखिए ज़्यादा हो गया है, -5 पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, इसको देख लीजिए आप, पाई 60 300 -300, तो ऐसे गया है -300, यानी -300 का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ, ठीक है। इधर से एंगल मेजर करिए, दिस वाज -पाई बाई 3, उसमें आपने 5 मल्टीप्लाई किया तो -5 पाई बाई 3, तो ये कितना हुआ 60, और 60 × 5 कितना हो गया 300, तो -300, तो -300 कहाँ तक होगा ये, तो ये कितना बचा 60, तो वो क्या होता है पाई, आर्गुमेंट पाई बाई 3 हो गया, ठीक है। क्लियर है, तो 60 हो गया, माइनस ये जो था वो क्या बन गया 60 बन गया, तो यानी पाई बाई 3 बन गया। अब अगर हम लोग -2 आयोटा करें तो ये आर्गुमेंट ये कहाँ पर है, ये नीचे है ना इमेजिनरी एक्सिस पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर्गुमेंट -पाई बाई 2। अब यहाँ से हम लोग करेंगे tan इनवर्स 4/3, इसका जो आर्गुमेंट आएगा वो होगा tan इनवर्स 4/3, और tan इनवर्स 4/3 कितना होता है 53 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये आपने पढ़ा कि आर्गुमेंट अगर मल्टीप्लाई में हो तो ऐड हो जाते हैं, अगर डिवाइड में हो तो माइनस हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आर्गुमेंट पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 प्लस माइनस tan इनवर्स 4/3, ये 53 डिग्री होता है। ध्यान रखेंगे हम लोग कहीं हमारा इंटरवल आगे तो नहीं जा रहा है। ये पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई और पाई प्लस पाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3,
4π/3। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, 4π/3 कितना होता है, 240। 240 में 53 माइनस कर दो तो 10 3 7 और 13 5 13 5 8 तो 187। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं हम लोग। ये π/2 था, ये π/3 आया, तो पाई प्लस 4π/3 तो 4π/3 कितना होता है, अभी बोला 240 होता है, और 240 में ये 53 होता है, तो 10 3 7 और ये 13 5 8 187 हो गया। तो ये यानी 187 है, तो ये क्या हो गया, यानी ये इधर आ गया 187 का मतलब ये यहाँ आ गया, यानी कितना लिखना चाहिए 173। कितना लिखना चाहिए इसको, 187 का मतलब -173। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पाई से इसको माइनस कर देंगे, 2 पाई माइनस 4 पाई माइनस 3 और ये भी माइनस है इसमें ना, ये पूरा 4π/3 माइनस tan इनवर्स 4/3 का माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा पूरा आर्गुमेंट हमारा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 पाई माइनस 4π/3 प्लस tan इनवर्स 4/3 तो गया 6 पाई और 2 पाई/3 तो 2 पाई/3 प्लस tan इनवर्स 4/3 तो ये माइनस दोनों में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आंसर आएगा, आर्गुमेंट ऑफ -2 पाई/3 माइनस ऑफ tan इनवर्स 4/3। अब देख लीजिएगा, अब ये है 120 और ये 57 है, तो 177 डिग्री है। क्लियर है, तो यहाँ पर पहले ये निकाला गया, पहले ये निकाला गया, ये निकाला गया, ये निकाला गया, फिर ये सब क्या हो गए, ये दोनों ऊपर ऐड हुए, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, फिर ये एंगल हम लोगों ने चेक किया तो एंगल 180 से ज़्यादा हो गया, जबकि 180 नहीं लेना था, तो फिर हम लोगों ने वो एंगल पता किया कि ये पूरा 2 पाई में से घटा के इसको माइनस टाइम्स किया तो ये आया। अब हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं पोलर फॉर्म की। अब हम लोगों को इन्हें सिस के फॉर्म में लिखना है, तो सिस के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है, कॉस और साइन के फॉर्म में। कॉस और साइन होना चाहिए और एंगल एक ही होना चाहिए। जैसे जब हम लोग कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं, इसको सिस थीटा लिखते हैं, तो देखिए कॉस और साइन वही रहते, थीटा ऐसे सेम रहता है इनके अंदर। तो यानी जैसे यहाँ पे कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए। एंगल चाहे तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर कैसे क्या क्या एंगल ऐसा रख दे कि यहाँ पे सिस सी रहे और यहाँ कुछ ऐसा रख दे जिससे कि ये तो पॉजिटिव रहे लेकिन साइन निगेटिव हो जाए। तो आप जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। समझ में आ रही है आपको बात। तो कॉस को अगर मैं माइनस थीटा लिख दूं, यानी कि ऐसे कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, ऐसे लिख दो अगर, तो ये कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, मतलब ये है। अब देखिए यहाँ प्लस भी और दोनों कॉस और साइन भी है, एंगल सेम है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सिस माइनस थीटा है। आई थिंक आप समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इस फॉर्म में सिस तो रहना चाहिए, एंगल कुछ ऐसा रखे कि ये बन जाए। तो देखा आपने कैसे माइनस थीटा रखने से तो ये वैसे ही आ गया, और यहाँ पे जब माइनस थीटा किया तो माइनस आ गया। क्लियर है। अब देखिए माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ऐसा देखना है आपको कि कॉस का तो यहाँ से आप कंपेयर करिए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से। किससे कंपेयर करना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से, कि कॉस का माइनस कॉस बन जाए और साइन का साइन ही रहे। तो ये कब होता है, जब पाई के मल्टीपल होते हैं तो कॉस कॉस ही रहता है, साइन साइन ही रहता है। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में ऐसा होगा कि साइन साइन ही रहे और कॉस निगेटिव बन जाए। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस निगेटिव होता है। तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग,
सेस पाई माइनस थीटा, बिकॉज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए कॉस का साइन बन गया और साइन का कॉस, ये कब होता है, किस एंगल पे ऐसा होता है, तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेस पाई बाई 2 माइनस थीटा, बिकॉज कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया और साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, तो ये भी हो गया। अब यहां देखना है कि कॉस का तो माइनस साइन हो गया, लेकिन साइन का कॉस ही हुआ, तो कॉस तो नेगेटिव हो गया लेकिन साइन पॉजिटिव ही रहा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट है और वैल्यूज चेंज हो गई, तो कॉस का साइन यानी पाई बाई 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा। समझ रहे हैं आप, कॉस का माइनस साइन माइनस आया यानी सेकेंड क्वाड्रेंट पहुंच गया, और कॉस का साइन हो रहा है यानी पाई बाई 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो पाई बाई 2 में ऐड करके ही सेकेंड में जाएंगे हम लोग, तो यानी कि तो ये पहले तो इसको लिखेंगे हम लोग सेस पाई बाई 2 प्लस थीटा, लेकिन डी मोवियस थ्योरम से n है यहाँ पर, तो ये n अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेस n पाई बाई 2 प्लस n थीटा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखना है हमें कि कॉस का माइनस साइन हो गया और साइन का भी माइनस कॉस हो गया, यानी कि दोनों निगेटिव हो गए, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और कॉस का साइन है यानी पाई बाई 2 का मल्टीपल है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री है, अगर आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आती है तो दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले सेस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और n, तो n अंदर आ जाएगा, तो क्या बनेगा सेस 3n पाई बाई 2 माइनस n थीटा। ठीक है, अब ये सारे देखिए आपने कैसे सेस के फॉर्म में लिख लिए। अब इसको देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर सेस फॉर्म में कुछ है तो उसके जो आर्गुमेंट की वैल्यूज है वो ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे सब आर्गुमेंट्स हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये होगा कॉस या सेस ही लिख लेते हैं हम लोग, तो ये दिस विल बिकम सेस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8 इंफिनिटी तक। ठीक है, तो अब आप समझिए जब कोई भी अगर जा रहा है इंफिनिटी तक तो उसमें ऐसा हो सकता है कि वो क्या हो, वो जीबी हो सकता है। ठीक है, तो a अपॉन 1 माइनस आर, तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो पाई बाई 2 कॉमन ले लूँ, तो ये 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4, तो देखिए जीबी बन रही है, शेष अंदर ही। ठीक है, तो अब शेष पाई बाई 2, अब जीपी बन रही तो a अपॉन 1 माइनस आर, तो a कितना है 1 और 1 माइनस हाफ यानी यहाँ पे 2, तो 2 आ गया, कितना आ गया 2 इंटू 1 2 आ गया। देख लीजिए आप a अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी का, जब r मॉड ऑफ r लेस देन 1 होता है, तो a 1 था अपॉन 1 माइनस आर, तो हाफ आया 1 अपॉन हाफ 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो शेष ऑफ पाई, शेष ऑफ पाई का मतलब हुआ कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और साइन पाई जो होता है वो होता है 0। अब हम लोग थोड़ा सा और टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक में हैं, जहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड सीखेंगे और स्क्वायर रूट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना सीखेंगे। तो अगर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो जैसे कि अगर आपने देखा है मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल रियल नंबर में कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, तो 1/2 यानी x का 1/x होता है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है z का, दैट विल बी 1/z।
ठीक है। तो इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए अब मुझे निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 + 4i, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/3 + 4i। अब मैंने पहले भी बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, इसलिए इसको क्या करेंगे 3 - 4i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जेड बार जो कि क्या होता है मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, यानी कि 9 + 16 25, ठीक है। तो जेड बार आप जानते हैं मॉड जेड का स्क्वायर होता है, तो इसे लिखा जा सकता है 3 - 4 अपॉन 9 + 16 कितना बच सकता है मैंने 25। तो ये देखिए ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका मतलब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1 आना चाहिए, ठीक है। अब जो सेकेंड टॉपिक है आज का, जो कि ये लास्ट है आज के लेक्चर का, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो सिंपल है, याद करके रखना है बस। स्क्वायर रूट ऑफ जेड अगर निकालना है फॉर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b, तो प्लस माइनस देखिए आप प्लस माइनस रूट ऑफ मॉड जेड प्लस a/2 प्लस आयोटा रूट ऑफ मॉड जेड माइनस a/2। ए क्या है जो रियल पार्ट है, और ये कब फॉर्मूला लगता है जब b > 0 होता है। अगर बाई चांस b < 0 है तब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आयोटा आ जाता है, बस इतना अंतर। बाकी आप देखिए मॉड जेड प्लस a/2 और मॉड जेड माइनस a/2, तो बहुत ही सिंपल है याद करना। अगर अब हम लोग इस क्वेश्चन को करें इसी हिसाब से इस फॉर्मूले को यूज करके, तो a की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं -7 दिया, और b की वैल्यू क्या दी -24। अब ये b < 0 तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, ये सेकंड वाला। तो सबसे पहले यहाँ करने के लिए मॉड जेड चाहिए, तो मॉड जेड निकालने का मतलब है कि -7 का स्क्वायर भी 7 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर आप जानते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो 25 आ जाएगा। अब इसके अंदर रख देंगे हम लोग, तो अब स्क्वायर रूट चाहिए, तो प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड यानी 25, और a कितना है, a है -7, तो 25 - 7/2, फिर माइनस आयोटा 25 यहाँ पे -7, यहाँ पे 25 + 7 हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये 2 हो जाएगा। बस अभी 25 में से 7 आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। और 18/2 कितना हो जाएगा 9, वो हो जाएगा 3, तो यहाँ से आएगा +-3। अब 25 + 7 कितना हो जाएगा 32, 32/16 यानी 4, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा, तो यानी +-3 - 4 आयोटा स्क्वायर रूट होगा -7 - 24 आएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसको नोट करने के बाद अब अगले लेक्चर में हम लोग यूलर फॉर्म देखेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डी मोवियस थ्योरम देखेंगे और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी देखने वाले हैं।